तांत्रिक बटुकनाथ एक बच्चे पर किसी तरह की तंत्र साधना करता हुआ मंत्र पढ़ता जा रहा था। ओम प्रेत कालम काल पुरुषम रूप दमनम यवनम भट स्वाहा। कुछ देर ये क्रिया चली, फिर अचानक बटुकनाथ के सामने बैठा वो बच्चा कांपने लगा और फिर उसने आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी, जिससे हवानियां टपक रही थी। बटुकनाथ ने मंत्र जाप रोकते हुए सख्त आवाज में कहा, मैं जानता हूं तू कौन है। इस बच्चे के साथ ऐसी नीच हरकत मत कर। छोड़ दे इस बच्चे के शरीर को काल पुरुष। बच्चे के माँ बाप डर और दहशत से भरे हुए कमरे की खिड़की से सारा नजारा देख रहे थे। बच्चे का शरीर अभी भी कांप रहा था। अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से वो बटुकनाथ को घूरते हुए हंसने लगा और बोला, আমি তোর মাছ ভাজবো, রক্তপান করবো। बटुकनाथ ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और हवन कुंड में आहुतियां डालने लगा। बच्चे ने फिर से आंखें बंद कर ली और उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। कुछ देर ये क्रिया चलती रही। फिर बटुकनाथ ने काले मुर्गे की आहुति देने के लिए उसे कसकर पकड़ लिया। कमरा अजीब सी मनोसियत से भर गया था। फिर बटुकनाथ ने उस बच्चे की तरफ देखते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा, मुझे मजबूर मत कर काल पुरुष, वरना मैं तुझे तेरी अधूरी इच्छाओं के साथ काल कुंड में हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। मैं तुझे इसके बदले आहुति देता हूं। छोड़ दे इस बच्चे के शरीर को। अभी तक जो कमरा सन्नाटे से भरा हुआ था, अचानक उसमें हलचल होने लगी। बच्चा आंखें खोलता हुआ शैतानी आवाज में हंसने लगा और बोला, तू मुझे कैद करेगा हरामजादे? तुझे क्या लगता है इस मुर्गे से मेरी प्यास बुझेगी? আমি তোর রক্তপান করব, তোর। इतना खौफनाक मंजर देखकर बच्चे के माँ बाप के शरीर का खून सूख चुका था। बटुकनाथ भी उस डरावनी आवाज को सुनकर सहम गया था। तभी कमरे की हलचल बढ़ गई, जैसे वहां भूकंप के झटके लग रहे हो। बटुकनाथ हालात पर काबू पाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी दीवार पर टंगी एक तस्वीर गिरकर टूट गई और उसके नुकीले कांच इधर उधर बिखर गए। बच्चे ने उन टूटे हुए कांच के टुकड़े की तरफ देखते हुए आंख से इशारा किया। कांच के टुकड़े हवा में लहराते हुए बटुकनाथ की गर्दन में जा धंसे। उसकी एक जोरदार चीख पूरी हवेली में फैल गई। इस घटना के तकरीबन 21 साल बाद सन 2000 सब कुछ बदल चुका था। मिस्टर रॉय, जो एक कॉलेज प्रोफेसर थे, वो अपनी पत्नी रेशमा के साथ शाम के वक्त उस जर्जर और वीरान हवेली के सामने खड़े थे। उनके साथ देवेश बाबू भी खड़े थे, जो कि उस इलाके के एजेंट थे और लोगों को घर खोजने में मदद करते थे। तीनों उस हवेली को बाहर से देख ही रहे थे कि तभी देवेश बाबू बोले, बाबू मोशाय, इससे उत्तम और सोचता कोठी आपको पूरा इलाका में नहीं मिलेगा। बस एक ठो समस्या है। कैसी समस्या देवेश बाबू? देवेश बाबू ने मिस्टर रॉय को इशारे से थोड़ा रेशमा जी से दूर बुलाया और धीमी आवाज में बोले, कुछ नहीं है, बस इधर का लोग बाग इस कोठी को भूतिया कहता है। कई कहानी भी है इस कोठी का। मिस्टर रॉय ने हंसते हुए कहा, अरे देवेश बाबू, आप शायद भूल गए, मैं साइंस का प्रोफेसर हूं। मैंने जिंदगी भर बच्चों को यही पढ़ाया, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। अब अगर मैं ही इन चीजों पर विश्वास करूंगा तो कैसे चलेगा? तो फिर ठीक है बाबू मोशाय, मैं कल ही इस कोठी का चाबी आपको दे दूंगा। आप कल सेटल होने का तैयारी कर लो। मिस्टर रॉय रेशमा के साथ कार में बैठकर वापस लौट रहे थे कि तभी रेशमा ने पूछा, वो देवेश बाबू आपको अकेले में बुलाकर क्या कह रहे थे जी? अरे वो तो ऐसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन के लिए। मिस्टर रॉय ने जानबूझकर देवेश बाबू की बात छिपाई, क्योंकि रेशमा भी बंगाल से थी
और जादू टोने और भूत प्रेतों में यकीन करती थी। उसके मन में बेवजह का शक पैदा करना मिस्टर रॉय ने सही नहीं समझा। अगले दिन मिस्टर रॉय अपनी पत्नी रेशमा के साथ उस हवेली में पहुंच चुके थे। उनके आने से पहले ही देवेश बाबू ने हवेली को बिल्कुल चमका दिया था। उन दोनों को देखते ही देवेश बाबू ने कहा, नमस्कार बाबू मोशाय। देखो, आपका आने से पहले ही हमने पूरा हवेली को अच्छा से साफ करके चमका दिया। अब आप पकड़ो ये चाबी और ये कुछ जरूरी पेपर पर सिग्नेचर कर दो। आज से ये हवेली आपका। चाबी लेने के बाद मिस्टर रॉय और रेशमा ने घूमकर पूरी हवेली देखी, फिर सभी दस्तावेजों पर सिग्नेचर करके देवेश बाबू को दे दिया। देवेश बाबू वहां से चले गए। उसी शाम मिस्टर रॉय और रेशमा ने हवेली में एक पूजा रखी। आसपास के लोगों को भी बुलाया, मगर हवेली का नाम सुनकर ही लोगों ने कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। आखिरकार पंडित जी के आने के बाद पूजा शुरू हुई। पंडित जी पूजा करवा तो रहे थे, मगर पूजा में बार बार विघ्न पड़ रहा था, जैसे बार बार दीपक का बुझना, भगवान को चढ़ी हुई माला का बार बार टूटना, हवन कुंड में आहुति देने पर आग का बुझ जाना, शंख का ना बजना। यह सब देखकर पंडित जी और उन दोनों के चेहरे पर डर का भाव नजर आ रहा था। खैर, पंडित जी ने किसी तरह पूजा संपन्न की और शांति पाठ कराने का सुझाव भी दिया। फिर अपना दान वगैरह लेकर वहां से चले गए। मगर रेशमा अभी भी किसी अनजान खतरे से सहमी हुई थी और मिस्टर रॉय के बहुत समझाने पर सामान्य हो गई। मिस्टर रॉय और रेशमा को उसी हवेली में रहते हुए लगभग 15 दिन गुजर गए। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था कि एक दिन शाम के वक्त रेशमा ने देखा उसके घर के बाहर सड़क पर एक लड़का बैठा था। उसने मिस्टर रॉय को बुलाया और कहा, सुनिए जी, वो लड़का काफी देर से वहाँ सड़क पर बैठा है, हमें पता करना चाहिए। अरे रेशमा, ये शहर से जुड़ा कस्बा है, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बेघर रहते हैं, हम कितने लोगों के बारे में पता करेंगे। उस वक्त तो रेशमा ने कुछ नहीं कहा और दोनों अपने अपने काम में लग गए। रात काफी हो चुकी थी। रेशमा यूं ही घूमते हुए एक बार फिर खिड़की के पास आई। उसने देखा वो बच्चा वहीं सड़क के किनारे लेट गया था। रेशमा ने फिर घबराकर मिस्टर रॉय को बुलाया। देखिए जी, वो बच्चा, मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आप प्लीज पता करिए ना। रेशमा की जिद के आगे मिस्टर रॉय हार गए। वो बाहर जाकर उस लड़के को लेकर आए और रेशमा उससे पूछताछ करने लगी। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा नाम मनोहर है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मगर अभी तक तुम कहाँ रहते थे? अभी तक मैं अपनी दादी के पास था, मगर कुछ दिनों पहले वो गुजर गई। बच्चा देखने में काफी खूबसूरत और खानदानी लग रहा था। रेशमा ने मिस्टर रॉय से जिद करके उसे अपने पास रहने के लिए मना लिया। उन दोनों की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मिस्टर रॉय भी इसका बहुत विरोध नहीं कर पाए। मनोहर अब उस हवेली में मिस्टर रॉय और रेशमा के साथ रहने लगा, मगर उसके रहने से हवेली में कुछ तो अजीब होने लगा था। रेशमा अक्सर सपने में एक काले साए को देखती जो मिस्टर रॉय को मारकर उनका खून पी रहा हो। रेशमा चौंकते हुए उठ जाती। कमरा कभी कभी धुंध से भरा हुआ मिलता। कुछ तो अनहोनी घट रही थी उस हवेली में। यह सब कम था कि एक रोज इससे भी डरावना हुआ कुछ। रेशमा ने सुबह सुबह देखा उसके कमरे में एक बिल्ली मरी हुई है जिसका पेट फटा हुआ था और खून पूरे कमरे में फैला था। रेशमा इस नजारे को देखकर चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर मिस्टर रॉय दौड़ते हुए आए, जिन्हें देखकर रेशमा ने कहा, सुनिए जी, वो बिल्ली, उसे किसने मारा? ऐसा लगता है जैसे कोई खौफनाक साया हमारे घर के अंदर मौजूद हो। मुझे डरावने सपने भी आते हैं। रेशमा की बात पर मिस्टर रॉय ने भी गंभीरता से कहा, तुम सही कहती हो रेशमा। पिछले कुछ दिनों से मुझे भी अजीब से एहसास होते हैं, जैसे अंधेरे कोने से कोई मुझे घूर रहा हो। कुछ तो गड़बड़ है। मैं यहाँ के एक तांत्रिक को जानती हूँ, हमें एक बार उसके पास चलना चाहिए। इस बिल्ली वाली घटना के दूसरे दिन ही रेशमा को मनोहर के कपड़ों में खून लगा हुआ मिला। किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर उस हवेली में चल क्या रहा था। उन्हें अब किसी तांत्रिक की ही मदद चाहिए थी।
मिस्टर रॉय भूत प्रेत झाड़ फूक पर यकीन तो नहीं करते थे, मगर रेशमा के बार बार कहने पर उन्हें मानना पड़ा। अगले दिन मिस्टर रॉय और रेशमा उस तांत्रिक के पास थे। रेशमा बोल रही थी, तांत्रिक गंभीरता से उनकी बातें सुन रहा था। बाबा जी, हम घोषनगर वाली हवेली में नए नए आए हैं। पिछले 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक था, पर अचानक कुछ दिनों से हमारे साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। मुझे डरावने सपने आते हैं और इन्हें भी कुछ ऐसे ही एहसास होते हैं। फिर उनकी बात सुनकर तांत्रिक ने कहा, क्या तुम अपने घर से लाई हुई कोई वस्तु मुझे दे सकते हो? मिस्टर रॉय और रेशमा ने पहले तो एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मिस्टर रॉय ने अपना हाथ रुमाल तांत्रिक को दिया। तांत्रिक ने उसे लेकर अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कोई मंत्र पढ़ने लगा। फिर आंखें खोलते हुए बोला, काल पुरुष है तुम्हारे घर में। तुम दोनों के अलावा घर में और कौन रहता है? एक 14 साल का बच्चा है बाबा जी, जो हमें अपने घर के बाहर मिला था। हमने उसे गोद ले लिया। वो बच्चा साधारण नहीं है। आश्चर्य की बात है कि तुम दोनों अभी तक जिंदा हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से ठीक 5 दिन बाद अमावस्या है। उस दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगा और एक साधना करूंगा। तब तक तुम दोनों मेरी दी हुई ताबीज पहनकर रखना। यह बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तांत्रिक की बात सुनकर दोनों काफी घबरा गए। फिर तांत्रिक की दी हुई ताबीज पहनकर दोनों वहां से वापस आ गए। दोनों को मनोहर के साथ उस घर में डर तो लग रहा था, मगर किसी तरह डर के साए में मिस्टर रॉय और रेशमा ने 5 दिन गुजार दिए। तांत्रिक ने उन्हें वो घर छोड़ने से भी मना किया था। आखिरकार अमावस्या का दिन आ ही गया। आज ही की रात तांत्रिक ने साधना करने को कहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा हो। वही हवेली थी, मगर इस बार किरदार बदल गए थे। रात के तकरीबन 12 बजे मनोहर के कमरे में मिस्टर रॉय, रेशमा और तांत्रिक दाखिल हुए। मनोहर गहरी नींद में था। फिर तांत्रिक चुपचाप मंत्र पढ़ता हुआ मनोहर के ऊपर किसी तरह की भभूति छिड़कने लगा। कुछ ही देर में गहरी नींद में सोते हुए मनोहर का शरीर कांपने लगा। तांत्रिक ने अपनी क्रिया जारी रखी। देखते ही देखते मनोहर अजीबोगरीब डरावनी आवाज में चीखने लगा। रुक जा, वरना मारा जाएगा। तांत्रिक मंत्र पढ़ता हुआ उसके ऊपर भभूति फेंकता जा रहा था कि अचानक मनोहर उठकर बैठा। उसका चेहरा बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। मिस्टर रॉय और रेशमा के शरीर का मानो खून सूख चुका था उसे देखकर। मनोहर ने गुस्से से उन तीनों की तरफ देखा और भी दर्द से कराहते हुए उठकर कमरे से बाहर भाग गया। तांत्रिक भी मनोहर के पीछे भागा। दोनों हवेली के अंदर में कहीं गुम हो गए। मिस्टर रॉय और रेशमा को सिर्फ किसी की शैतानी हंसी सुनाई दे रही थी। दोनों अंधेरे में तांत्रिक और मनोहर को खोज ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो दोनों आवाज की दिशा में बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने तांत्रिक की खून से सनी हुई लाश डर के मारे एक साथ चीख पड़े। तभी उनकी नजर सामने खड़े खौफनाक साए पर पड़ी, जो उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। दोनों अपनी जान बचाकर दरवाजे की तरफ भागे। दोनों जब तक दरवाजा खोलकर बाहर निकल पाते, उस काले साए ने मिस्टर रॉय को अपनी मौत साफ साफ नजर